हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दोनों में से कोई भी अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, मिसाल के तौर पे जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके H2O यानी जल बनाता है, इसका नाम क्या है? जल, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं। उसी तरह से जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके NaCl यानी नमक बनाता है, तो ये जो क्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में मिलके जल का बना देना, सोडियम और क्लोरीन का आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड यानी नमक का बना देना, जो नमक हम लोग खाते हैं सोडियम क्लोराइड, उसका रासायनिक नाम है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि दो तत्व मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो उस नए पदार्थ के निर्माण में जो जो तत्व हिस्सा लेता है तो उसको कहा जाता है अभिकारक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो जो तत्व या यौगिक ने हिस्सा लिया तो ये क्या कहलाया? अभिकारक। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी आपस में अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाया उसको कहते हैं उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो अब ये समझिए कि दो या दो से अधिक तत्व जो है आपस में रिएक्शन करके नया पदार्थ बना लिया, लेकिन एक बात आती है कि क्या कोई भी तत्व, चूंकि लगभग 112 या 14 तत्व ज्ञात है, तो उसमें से कोई भी तत्व जो है वो रिएक्शन करके नया पदार्थ बना लेगा? ये एक बात है कि दो या दो से अधिक तत्व, अभी हम आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H और O2 जो है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन H2O प्लस O मिल करके H2O बना दिया, Na प्लस Cl मिल करके NaCl बना दिया। तो क्या कोई भी तत्व इस तरह का कर सकता है या कुछ तत्व नहीं भी करता है? तो इसको आप ये जानिए, क्लास 9th के चैप्टर में आपको पढ़े होइएगा, या नहीं पढ़े होइएगा तो 9th का वीडियो देख लीजिएगा, कि वही तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है जिसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो वही हिस्सा लेगा रासायनिक अभिक्रिया में। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, ये बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो वह तत्व या वह तत्व जो है वो हिस्सा ही नहीं लेगा, वो अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। कोई भी तत्व ले लीजिए, अगर सोडियम लेते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 2 10, 1 होता है। मैग्नीशियम ले लीजिए तो इसके बाहरी कक्षा में 2 8 2 होता है। इस तरह से अगर हम क्लोरीन को लेते हैं तो 2 8 और 7 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है। जैसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, जैसे हम बात करते हैं नियन की, तो नियन की परमाणु संख्या कितना है? 10 है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर देखें तो 2 और 8 है, यानी इसके बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है। तो जिस भी, उसी तरह अगर हम बात करें आर्गन की परमाणु संख्या कितना है? 18। तो 18 है, तो इसमें 2 8 और 8 है। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में अगर हम आर्गन को देखते हैं, आर्गन Ar, इसकी परमाणु संख्या 18 है, तो बाहरी कक्षा में 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हिस्सा नहीं ले रहा है। यानी इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में वही तत्व हिस्सा लेगा
जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो जिसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, वो अपना अष्टक पूरा हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और जब वो ऑक्टेट पूरा हो गया तो वो अपना सो जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन काम होना है कौन काम नहीं होना, उसको रिएक्शन में हिस्सा लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल को देखिए, उसमें जो सबसे आखिरी वर्ग है, जो सबसे आखिरी वर्ग है 18 नंबर, उसमें आपको जो भी तत्व दिया हुआ है वो सारे तत्व क्या है, वो सारे तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसलिए वह तत्व जो है रिएक्शन में हिस्सा, अभिक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो अभिक्रिया में हिस्सा वही ले रहा है जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और अभिक्रिया में जो जो हिस्सा लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो ये तो बात आ गई रासायनिक अभिक्रिया की। अब बात है रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो समीकरण उसको कहेंगे कि जो अभिक्रिया में तत्व या यौगिक जब हिस्सा लेता है, अभिक्रिया में तत्व या यौगिक जो हिस्सा लेता है, तो उस तत्व या यौगिक को जो हम संकेतों के माध्यम से लिखते हैं उसको कहा जाता है समीकरण। समीकरण क्या कहते हैं? कि अभिक्रिया में हिस्सा लिए तत्व या यौगिक को जो संकेत में लिखते हैं, अभिक्रिया में हिस्सा लिए तत्व या यौगिक को संकेत में लिखते हैं, उसे समीकरण कहते हैं। उसे समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब जैसे हम मिसाल लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे कि जैसे H2 है और प्लस O है और ये बनाया H2O, तो इसको अगर हम पूरा नाम लिखते तो क्या लिखते कि हाइड्रोजन दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन एक परमाणु बराबर जल एक अणु। तो ये इतना लंबा लिखना पड़ता इस अभिक्रिया को। ये अभिक्रिया वही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, और जल जो है वो उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। तो इसको हमने भाषा में इस तरह से लिख दिया कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु बराबर जल का 1 अणु। तो ये इतना लंबा चौड़ा हो गया। इसको हमने संकेत में लिख दिया कि H2 प्लस O बराबर H2O। तो ये हो गया हमारा क्या? समीकरण। इसी को कहते हैं समीकरण। यानी कि जो भी तत्व या यौगिक रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसको हमने संकेत के माध्यम से लिख दिया, वो कहलाया समीकरण। तो समीकरण में ये लिखते वक्त हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है यानी जो अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाला पदार्थ है अभिकारक, उसको हम बाएं तरफ लिखते हैं, और जो प्रतिफल बनता है या उत्पाद जिसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद इंग्लिश में जो प्रोडक्ट कहते हैं, तो उसको एरो के दाएं तरफ लिखते हैं। यानी ये अगर हम उल्टा लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह से हम लिखेंगे तो इससे ये समझ में आ जाएगा, कोई भी देखेगा तो वो ये कहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बना रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दे H2I, इसको ऐसे घुमा दे और इसको लिखे H2 प्लस O, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमेशा जो है जो भी रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले तत्व या यौगिक पदार्थ होते हैं उसको हमेशा हम बाएं तरफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने एरो के दाएं तरफ लिख दिया, इसलिए यह समीकरण नहीं है, ये गलत है। समीकरण लिखने का सही तरीका यही है कि हम इसको क्या लिखें, हमेशा जो हिस्सा लेने वाले पदार्थ है, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसको बाएं तरफ लिखे, और रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम दाहिने तरफ लिखे, और बीच में हम एरो का चिन्ह दे, बराबर का चिन्ह नहीं। ठीक है, तो ये कहलाता है समीकरण। अब समीकरण जो है वह 2 तरह का होता है। समीकरण कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक जो समीकरण होता है वह होता है संतुलित। समीकरण 2 तरह का होता है, एक संतुलित और एक होता है असंतुलित। संतुलित किसको कहेंगे और असंतुलित किसको कहेंगे, बस एग्जाम्पल से हम आपको समझा दे रहे हैं कि जब हिस्सा लेता है, जैसे यहाँ पर
अभी यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि H2 प्लस O, तो ये बना H2O, ये क्या बना H2O। तो यहाँ पे H2 प्लस O बना H2O, और अगर ये हम लिखे कि H2 प्लस O2 तो ये भी H2O बनता है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कोई तत्व अगर नहीं होगा बीच में, तो वह हमेशा जल का निर्माण करेगा। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करे, बीच में कोई और तत्व ना हो, सल्फर ना आए या कोई और भी तत्व ना आए, तो वो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, वो दोनों मिलकर के हमेशा जल बनाएगा। लेकिन बीच में अगर अलग तत्व आएगा तो फिर वो अलग भी निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, दोनों में अंतर देखिए। अंतर क्या है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यहाँ पे जल बना। और जल में क्या है, जल में भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो और जल में भी यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन इसके कंडीशन में अगर देखिए तो हाइड्रोजन का 2 गो, ऑक्सीजन का 2 गो, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन को 2 गो है और ऑक्सीजन को 1 गो है। तो ये हो गया असंतुलित, यानी अनबैलेंस्ड हो गया। और ये बैलेंस्ड है, इसको हम संतुलित कहेंगे और इसको कहेंगे असंतुलित। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जितना बाएं पक्ष में है उतना दायां पक्ष में नहीं है। यहाँ पर जितना बायां पक्ष में रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उतना ही उत्पाद है, प्रतिफल है। लेकिन यहाँ अभिकारक की संख्या ज़्यादा है और प्रतिफल की संख्या कम है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो रासायनिक समीकरण में क्या करना है, बैलेंस करना जरूरी होता है कि जितना अभिकारक में है उतना ही प्रतिफल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रतिफल में 2 जोड़ देंगे। तो 2 अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन हो जा रहा है 2 गो, लेकिन हाइड्रोजन हो जा रहा है 4 गो। 2 गो जोड़ दिए तो ऑक्सीजन हो गया 2 गो, हाइड्रोजन हो गया 4 गो, फिर भी यह असंतुलित रह गया। तब फिर हम क्या करेंगे कि 2 यहाँ भी जोड़ देंगे, तो ये हो गया 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ये फिर अब हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो ऑक्सीजन है, फिर यहाँ भी 4 गो हाइड्रोजन है और 2 गो ऑक्सीजन है। अतः यह भी समीकरण अब क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। पहले यह समीकरण क्या था, असंतुलित था, लेकिन अब यह समीकरण कैसा हो गया, अब यह समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। तो आज हम क्या जाने कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण क्या है, और समीकरण कितने प्रकार का होता है। अगली जो वीडियो में हम पढ़ेंगे तो वो सारे अभिक्रिया के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजी अभिक्रिया क्या है, विघटन अभिक्रिया क्या है, ठीक ना, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया क्या है या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, वो क्या है। तो इन सारे टाइप्स ऑफ अभिक्रिया जो है, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके बारे में हम जस्ट अगला वीडियो में आपसे बताएंगे आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तरह का होता है और सभी अभिक्रिया में बात एक ही होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें आज हम लोग जो पहला अभी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वह है संयोजी अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा क्या है कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए तत्व का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो हम उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मिसाल के तौर पर सोडियम एक तत्व है, क्या है, सोडियम एक तत्व है और यह क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन क्या है कि आपस में इलेक्ट्रॉन का या तो आदान प्रदान करना, दे देना और एक्सेप्ट कर लेना, और या नहीं तो इलेक्ट्रॉन का साझा करना, यही रिएक्शन है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करता है, एक नया यौगिक का निर्माण करता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है ये, सोडियम क्लोराइड। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया जो है यह संयोजी अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि 2 तत्व, एक सोडियम और एक क्लोरीन, आपस में रिएक्शन करके एक यौगिक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड बना देता है। ये किस तरह की अभिक्रिया हो गई, ये हो गई संयोजी अभिक्रिया। तो
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान दो बातें आती हैं। अभिक्रिया के दौरान तो वैसे बहुत सारी बातें आती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन आता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कहीं ऊष्मा उत्पन्न होता है तो कहीं ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया करने के लिए। तो ऊष्मा को अगर आधार लेकर के चलें तो ऊष्मा को आधार लेने पर क्या होता है कि रिएक्शन दो तरह का हो जाता है। अभिक्रिया क्या हो जाती है, दो तरह की हो जाती है। एक हो जाती है अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक क्या हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और एक अभिक्रिया हो जाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया ये हर रिएक्शन में आएगा। तो हम जितने भी पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया हो या वियोजन अभिक्रिया हो या आप क्या बोलते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया हो, सभी अभिक्रिया में ये दोनों की बात आती है। क्यों आती है कि ऊष्मा का या तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है या उस अभिक्रिया के करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये दोनों बातें आती है। अब यहाँ पर क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। और इसमें क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कि अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जिस अभिक्रिया से जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आप जान लीजिए कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो सांस लेना, श्वसन, मनुष्य का श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक तो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन साथ में जब हम सांस लिए और छोड़े तो एक तो ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छूटा, ये तो है होता ही है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता ही है। साथ में हमारे सांस के साथ साथ जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे हमको गर्मी का एहसास होता है। किस चीज़ का एहसास होता है, गर्मी का। फलस्वरूप ये हम कह सकते हैं कि जो हम श्वसन की क्रिया है, यानी सांस लेते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। रोक दीजिए। अब जो अगला हमारा रिएक्शन है वह है वियोजन अभिक्रिया, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई यौगिक, यहाँ पे क्या है कि पहले से यौगिक है। अभिक्रिया में अभी हमने आपको क्या बताया कि दो तत्व या यौगिक मिलकर के नया यौगिक का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया में पहले से यौगिक मौजूद है। तो दो वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई यौगिक दो सरल यौगिक में, एक यौगिक दो अलग अलग सरल यौगिक में या अपने मूल अवयव में टूटते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक यौगिक टूटेगा तो या तो दो अलग अलग यौगिक बनेगा या दो उसका जो मूल तत्व होगा जिससे मिलकर के वह यौगिक बना होगा, तो या तो वह अपना मूल तत्व में विभाजित हो जाएगा। तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया। जैसे मिसाल के तौर पे H2O ये जल है, जब ये टूटता है तो हाइड्रोजन गैस अलग मुक्त होती है और ऑक्सीजन गैस अलग मुक्त होती है, ठीक है। तो ये H2O है। उसी प्रकार जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड टूटता है तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। तो इस तरह से एक यौगिक का अपने मूल तत्वों में टूट जाना, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि दो सरल यौगिक में टूट गया, और अगर हम इसको टूटने के लिए यानी एक यौगिक को दो सरल यौगिकों में तोड़ने के लिए अगर हम विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है उसको, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। किसमें कि जब यौगिक को तोड़ने के लिए हम विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा के प्रयोग के लिए जैसे ये NaCl यौगिक है, इसको तोड़ने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। और जब विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, NaCl के विलयन में विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं,
तो NaCl सोडियम क्लोराइड में सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये दोनों अवयव अलग अलग टूट गया, और टूटने के लिए हमने इस्तेमाल किसको किया है? विद्युत धारा को। तो ये कैसी अपघटन अभिक्रिया है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। यानी अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि जिसमें अभिक्रिया में यौगिक टूट करके दो अलग अलग तत्व या अपना मूल अवयव में टूटता है, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।